हमने कल जहाँ से स्टॉप किया था अपनी बात को, उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 2 में ज़ूलॉजी सेक्शन में हम बात कर रहे थे किसकी, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा आपको एडिशन कर दें। कल हम बात उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके थे, उसका डेफिनेशन आपके सामने रख दिया था। सिर्फ अब हम ये बात करना चाहते थे, आपकी बुक में पेज नंबर 35 पर हाइड्रोस्केलेटन की हेडिंग्स लगी है, उस पर आप नोट कर सकते हैं। और सिंपल क्वेश्चन यूजुअली आपसे पूछा गया है 2012 में और 2014 में भी आपसे कहा जाता है जी के राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सोस्केलेटन। ठीक है, आवाज कट रही है तो आवाज कटने का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो कुछ आपको परेशान कर रही है। ठीक है, तो आप अपनी कनेक्टिविटी को ज़रा चेक कीजिए, क्या उसमें अच्छे बिट्स आ रहे हैं, और अगर बाइट्स उसमें अच्छे नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम हो रही होगी। आवाज़ या तस्वीर जब भी स्ट्रीमिंग के दौरान डिस्टर्ब होती है, अगर वो होगी हमारी साइड से, तो फिर डेफिनेटली वो इस वक्त 15 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 15 के 15 पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी साइट को देखिए। ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो हम अपनी बात कर रहे थे कि जनाब हमारे पास हाइड्रोस्केलेटन का शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मैंने आपसे कहा 2012 और 2014 में आपसे पूछा भी गया था। सिंपल क्वेश्चन है, आपने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की डेफिनेशन लिखी और फिर उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया आपने अर्थवॉर्म की और प्लस जेलीफिश की, हाँ, या कोई भी मोलस्का आपने कह दिया, तो ये एग्जाम्पल आपने दे दी। जेलीफिश में भी हमारे ये जो जेट प्रोपल्जन आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, याद होगा कि नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप जेट प्रोपल्जन के मैकेनिज्म को यहाँ आप देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो वो भी एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से ही पॉसिबल होता। इसी तरह हमने आपको कैटरपिलर्स में या लार्वी में जो मूवमेंट थी वो बता दी थी। अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट है वो आपसे जिक्र किया था। ठीक है ना, तो ये मूवमेंट हमारी बहुत पॉसिबल हो जाती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बेस पर। यहाँ पर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन एज अ रीजन पूछा जा सकता है, और वो है हाउ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, नोट कर लीजिए अपने पास, हाउ हाइड्रोस्केलेटन हेल्पफुल इन लोकोमोशन, हेल्पफुल इन लोकोमोशन ऑफ अर्थवॉर्म, या जेलीफिश लिख दें वो आपको, या कोई सॉफ्ट बॉडीड एनिमल का नाम लिख दें जी। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोट करते हुए आप जरूर नोट कर लीजिएगा। हाउ हाइड्रोस्केलेटन हेल्पफुल इन लोकोमोशन ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है जनाब, तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात हमारी यहाँ पर हो गई कंप्लीट। आगे चलें। आगे हमारे पास है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मींस बॉडी के बाहर या आउटसाइड। डेफिनेटली आपको मालूम है एक्सो का मतलब क्या होता है। तो ऐसा स्केलेटन, द स्केलेटन व्हिच लाइज आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। तो ये वो स्केलेटन होगा जो बॉडी के बाहर होगा, बॉडी की आउटर कवरिंग कहलाएगा। ठीक है,
अब ये कहाँ मौजूद है, कैसा है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को जरा देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोस्केलेटन, तो इसमें देखिए फर्स्ट हमारा है कि इट इज हार्ड नॉन लिविंग एक्सटर्नल कवरिंग। तो ये सख्त है, हार्ड है और नॉन लिविंग होगा, जिंदा नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द बॉडी है ना। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो प्रोटेक्शन वगैरह के लिए अगर आप कोई चीज लेते हैं, बॉडी के बाहर रखते हैं, तो वो लिविंग नहीं होगी, नॉन लिविंग मटेरियल की बनी होगी। तो इसी तरह से कोई भी एनिमल अगर उसमें एक्सोस्केलेटन है तो हमारे पास वो नॉन लिविंग मटेरियल होगा। अच्छा सुना आपके पास भी एक्सोस्केलेटन होता है क्या आपके पास एक्सोस्केलेटन? कौन कौन बता रहा है कि नहीं है? जल्दी से बताइएगा, अगर है तो क्या एग्जाम्पल है आपके पास? ठीक है बेटा, तो अब आप चेक करके ज़रा मुझे आंसर बता दीजिए कि आपके पास म्यूज़िक आ रहा है या नहीं। मैंने बहुत स्टार्ट में भी कहा था आपसे कि जब आप चैट कर रहे हो मेरे साथ और बात कर रहे हो तो ज़रा संभल कर अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। और यहाँ हम सब बैठे हैं पार्टिसिपेंट, एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करने के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें जी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हमने आपसे कहा कि एक्सटर्नल कैरेक्टर, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या आपके पास एक्सोस्केलेटन है? अगर है तो क्या है, ये मैंने शायद अभी आपसे पूछा था। तो मेरे ख्याल से मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया। जी बताइए। ठीक है, वो केमिकल्स जो होंगे वो आपके हेयर्स को फॉर्म कर रहे होंगे, आपके नेल्स को फॉर्म कर रहे होंगे। तो जो रूट्स हैं नेल की और हेयर की, वो तो लाइफ होगा, ठीक है, लिविंग होगा। लेकिन जो मटेरियल निकल आया बाहर, हेयर बन गया, वो नॉन लिविंग हार्ड मटेरियल है, वो एज अ एक्सोस्केलेटन आपने काम करता है। हूफ्स हैं मैमल में, ठीक है, बकरे में, गाय में देखे ना, उनके एक्सटर्नल जो हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, वो हैं। तो वो एज अ एक्सोस्केलेटन काम कर रहा है। क्लियर जी। अच्छा जी, आगे चलें जनाब, और आगे हमारे पास क्या है, सेकंड करेक्टर देखते हैं जी। इट इज secreted by the outer epidermal layer of the animal body itself। एपिडर्मल बॉडी जो हमारी है, हमारी जो स्किन है, वो हमारा एपिडर्मल लेयर। तो उसमें सबसे आउटर लेयर जो होती है वो केमिकल्स को सिक्रीट करती है, और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स का एक्सोस्केलेटन हमें नजर आता है। जैसे हमारे में हेयर्स नजर आए आपको, नेल्स नजर आए, कहीं पे स्केल्स हैं, कहीं पे फीदर्स हैं। ठीक है जी। Exoskeletons are made up of different material like silica, lime, calcium carbonate, chitin and scales। अब जो एक्सोस्केलेटन है वो बनता है डिफरेंट मटेरियल के साथ, और डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट एक्सोस्केलेटन को प्रोड्यूस करते हैं। आपने 1947 में पढ़ा होगा एक फाइलम नंबर 1 जिसको आप पॉरीफेरा कहते हैं, और पॉरीफेरा में आपने ये लफ्ज पढ़ा होगा, है? पॉरीफेरा में लफ्ज पढ़ा था स्केलेटन का, और उसमें आपने कहा था एक्सोस्केलेटन वहां मौजूद होते हैं, और वो डिफरेंट केमिकल से बनते हैं, जिसकी बेस पर आपने उन्हें फाइलोजेनिक 3 क्लासेस के नाम दिए, है ना। और एक क्लास को पूरा नाम दिया था कि जिसमें फाइबर मौजूद है, दूसरे को नाम दिया था हमने कि जिसमें सिलिका मौजूद है, और तीसरी हमने क्लास बनाई थी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। ठीक है जनाब।
तो इस तरह से ये हमारे जो तमाम एनिमल्स होते हैं पॉरीफेरा, तो उनमें डिफरेंट टाइप्स का एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है। सिलिका को बहुत अच्छी तरह केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, और इससे आप क्या बनाते हैं, सिलिका से कुछ बनता है, याद होगा, मिरर या ग्लास, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारी स्नेल्स हैं उनका जो स्केलेटन होता है, यानी जो ऊपर का आपको आउटर कवरिंग नजर आती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड्स का जो आउटर बॉडी कवरिंग है वो काइटिन से बनती है। काइटिन दरअसल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये आपको फंजाई में भी याद होगा, आपने कहा था कि वहां भी मौजूद होता है। इसीलिए फंजाई को हमने एनिमल कैटेगरी से हटाया, प्लांट कैटेगरी से हटाया और अलग कर दिया। ठीक है, ये उसकी सेल वॉल में काइटिन होता। स्केल एज यूजुअल आपको फिशेस में नजर आते हैं, रेप्टाइल्स में नजर आते हैं, तो वो भी एपिडर्मल लेयर की एक्सक्रीशन से बनते हैं, इसलिए हम उनको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में बात करते हैं जी। तो एक्सोस्केलेटन फाउंड इन इनवर्टेब्रेट्स और प्लस इन हायर एनिमल्स। जैसे मैंने अभी आपसे ही सवाल किया था कि आप में कहाँ है एक्सोस्केलेटन, तो आपने कहा कि जनाब हमारे पास मौजूद है एक्सोस्केलेटन एज हेयर इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स एंड नेल्स। जी, एक सवाल हमारे बच्चे के पास से आया, सर टीथ में कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। अच्छा, ये सवाल आप कर रहे हैं या, ठीक है, आपने ये पूछना चाहा कि क्या टीथ में भी कैल्शियम कार्बोनेट, की टीथ में भी कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, हड्डियों में भी कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक मटेरियल है हमारी बोन्स का और टीथ का, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है जनाब, तो वर्टेब्रेट में भी हुआ एक्सोस्केलेटन, इनवर्टेब्रेट्स में भी हुआ। एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोस्केलेटन मटेरियल जो उनमें होता है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। एक एग्जाम्पल हमने आपको दी है प्रोटोजोआ की, जो फोरामिनीफेरा आपको मिलेगा, उसकी डायग्राम अभी हम आपको दिखाते हैं, आपकी बुक में नहीं है। क्लास एंथोजोआ नाइडेरियन या सिलिंट्रेट हमने जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो वहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन था मौजूद। मोलस्का में आपको भी पढ़ाया, बात की स्नेल्स, मोलस्का, है ना, तो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है जी, सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस विच बिकम्स हार्ड इन एयर टू फॉर्म एक्सोस्केलेटन। तो जब ये हवा के साथ रिएक्ट करता है तो ये हार्ड हो जाता, सख्त हो जाता, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी कर रहा है। ठीक है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने आपसे कहा कि मौजूद है। फिर दूसरा हमने कहा कि एक केमिकल है काइटिन, आर्टसीला प्रोटोजोआ। ये आपको अगर फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 याद आ जाए, तो चैप्टर 7 के प्रोटोजोआ की जो एग्जाम्पल्स हमारे पास थी उनमें भी ये डायग्राम आपको नजर आएगी। और काइटिन मौजूद होता है क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोड्स, is made up of carbohydrate protein complex called chitins. क्यूटिकल लेयर बाहर की आउटर लेयर आर्थ्रोपोड्स की, जिसमें इंसेक्ट भी आ जाते हैं, है ना। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में क्यों आते हैं, कौन बता रहा है जी। इंसेक्ट को हमने आर्थ्रोपोडा फाइलम में
इंक्लूड किया है, क्यों किया हुआ? जल्दी से बताइएगा जरा, के बगैर आपका जो काम है वो आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। और अगर आप नहीं होंगे तो इस तरह से हमारे पास बहुत सी अ, मिसालें मिल जाती हैं एक्सोस्केलेटन की भी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप चलते फिरते गुजारा करते आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें। आपके पास ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी होगी तो आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स सब आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी। तो एक्सोस्केलेटन की बात अभी हमारी चल रही है, उसको हम चलाएं, आगे बढ़ाएं और आगे चलते हैं। तो एडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एज यूजुअल हमारे पास इसका नॉर्मली क्वेश्चन तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन कभी कोई सॉफ्ट पेपर बनाने वाला टीचर आपको ज़रूर दे सकता है कि भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन डिफाइन कर दें। बहुत आसान है, 9th क्लास में आपने पढ़े, इजीली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, एक्सोस्केलेटन गिव्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द एनिमल। तो एक्सोस्केलेटन सबसे बेहतरीन काम तो ये करता है कि जो एनिमल का इंटरनल सॉफ्ट पार्ट है बॉडी के, उनकी प्रोटेक्शन कर देता है। जैसे स्नेल है, आपने देखा मोलस्का है वो, तो उसका जो इनर साइड है वो आपको कवर हो जाएगा। अब अगर वो विदाउट एक्सोस्केलेटन पानी में घूमे तो वो पानी के प्रेशर को ठीक तरह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और खराब हो जाएगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि जी इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। मसल्स कहाँ जाकर जुड़े, वो भी तो कोई जगह होनी चाहिए ना, जैसे आपकी मसल्स जुड़ते हैं हड्डियों से जाकर। तो एक्सोस्केलेटन एक्चुअल क्या कर रहा होता है, एक जंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है टू द मसल्स फॉर अटैचमेंट। कभी आप, अभी तो शायद लॉकडाउन है और सीव्यू वगैरह पे आपको जाना पता नहीं अलाउ है कि नहीं है। बहरहाल जब भी अलाउ हो आप जाएं तो आप वहां से मोलस्का बाइवॉल्वेटा, बाइवॉल्व होते हैं जिसकी दो कवरिंग होती हैं, अगर वो जिंदा आपको मिल जाए तो आप उठाकर देखिएगा और अपने नॉर्मल हाथों से उसको खोलने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन जब तक कोई शार्प चीज आपके हाथ में नहीं होगी, जब तक वो आपसे नहीं खुल पाएगा, ओपन नहीं हो पाएगा। वजह कि मसल्स की अटैचमेंट होती है दोनों वॉल्व के दरमियान, और वो इतने मजबूत होते हैं अटैचमेंट कि वो आपके एक नॉर्मल ताकत जो आप लगाएंगे उस पर तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है जनाब। नेक्स्ट बात करते हैं जी, ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनिमल अगेंस्ट द एनिमी। देखा आपने, अगर सीपी आपको, स्नेल आपको जिंदा मिल जाए तो आप जैसे ही उसको पकड़ेंगे वो अपनी बॉडी को कवर के अंदर ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेगी, अंदर ले जाएगी। और फिर उसके ऊपर एक और कवर आ जाता है, मुंह की साइड, जो माउथ एरिया यानी ओपन एरिया है ना, क्लोज होता है आमतौर पर हमारा स्नेल का शेल। तो जिस तरफ से ओपनिंग है एक साइड से, वो आपको नजर आ जाएगी कि उसके ऊपर भी एक हार्ड कवरिंग आ गई। ठीक है ना। अब आप देखिए कि उसमें एनिमल को कितनी प्रोटेक्शन हो गई कि उसे जहां महसूस हुआ खतरा कि यार मेरा कोई एनिमी या प्रीडेटर आ रहा है, तो मैं इसमें पैक हो जाऊं, और पैक होकर वो इजी फील करती है। और जब तक वो है, जब तक अंदर पैक रहेगी, और जैसे ही वो महसूस कर लिया ये खतरा टल गया तो बाहर आकर दोबारा मूवमेंट शुरू कर देगी। इट प्रोटेक्ट द
बॉडी एंड गिव्स पर्टिकुलर शेप टू द बॉडी। प्रोटेक्ट तो बॉडी को कर ही रही है, लेकिन बॉडी को पर्टिकुलर शेप भी दे रही है। फर्स्ट ईयर सबने पढ़ा था, सबने पढ़ा था। एग्जाम नहीं दिया तो क्या हुआ, पढ़ा तो सबने ना। और आपने प्रैक्टिकल्स कॉलेज में परफॉर्म किए होंगे। कॉकरोच का प्रैक्टिकल किस किस ने परफॉर्म किया था, जल्दी से बताइएगा बस, विद इन अ मिनट। एनर्जी आपको नजर नहीं आती, और ये अपनी आउटर कवरिंग उतारने के बाद कुछ टाइम तक विदाउट एक्टिवेशन सुस्त हालत में रहेंगे, तो इनका शिकार करना बहुत इजी हो जाता। तो कोई भी प्रीडेटर जो इनका प्रीडेटर है, वो इनको आसानी के साथ प्रीडेट कर सकता है, शिकार कर सकता है। ठीक है जी। तो दूसरा करेक्टर हम डिसएडवांटेज की बात करें, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस इन द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल। जो फ्री मूवमेंट है, बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकता था एनिमल, वो जरा कम हो गई है, और मूवमेंट करना जरा परेशानी है। जैसे आप इस वक्त फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 30-40 किलो का वेट आपके बॉडी पर रख दिया जाए, आपके सर पे रख दिया जाए या कमर पे बांध दिया जाए, तो आपको चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और भागना तो नामुमकिन ही होगा, है ना। तो इसी तरह से जो स्नेल्स हैं या एनिमल्स हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन मौजूद है, तो वो बेचारे बहुत अच्छी तरह फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते। इट डज नॉट प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। ये चलने फिरने में कोई मददगार साबित नहीं होते एक्सोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन क्या कर रहा था, चलने फिरने के लिए या लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए एनिमल को हेल्पफुल था, लेकिन ये इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता एक्सोस्केलेटन का, कि ये एनिमल को लोकोमोशन में कोई हेल्पफुल हो। ठीक है, ये देख लीजिए आपके सामने डायग्राम है, ये ओरिजिनली स्किन हमारे कॉकरोच की मौजूद है, और ये वो कॉकरोच है जिसने अपनी इस स्किन को उतारा है। साइज में भी डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ग्रोथ बहुत बड़ी नहीं होती इंसेक्ट में, ग्रोथ का बहुत कम सा डिफरेंस आपको नजर आता है। और साथ ही साथ हमारे इंसेक्ट में आपको वाजे तौर पर क्या नजर आ रहा है कि जी ये वाइट कलर हो गया है। और वाइट कलर होने की बेसिक वजह क्या है कि जो उसका एक्सोस्केलेटन है उसको उतार दिया। इसके अंदर कोई इंसेक्ट नहीं है, यानी कॉकरोच नहीं, कॉकरोच ये रहा। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो देखें ये वाले एरिया में, है ना, आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। तो उसकी बेसिक वजह क्या है कि ये इसका जो एक्सोस्केलेटन अभी अभी प्रोड्यूस हो रहा है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, बहुत बारीक थिन लेयर है, और अंदर के इसके ऑर्गन्स भी आपको नजर आ रहा है। तो ऐसी मिसाल आपको, मतलब ये तो कॉकरोच वो है जो सेवरेज में आपको नजर आएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि किचन में अगर आपको जो कॉकरोच है, मे भी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी और के किचन में नजर आए, तो वहां आपको वाइट कलर का ऑब्जर्वेशन। ये हमारी स्नेल है, इसका बहुत खूबसूरत व्यू आपके सामने है। बहुत अच्छी, सॉफ्ट, मासूम बेचारी होती है, और इसके ऊपर इतना वजन मौजूद होता है जो जरूरी है इसके लिए, इसकी लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसके अंदर विसरल ऑर्गन इसके मौजूद होते हैं, जो बाहर अगर रखेगी तो नहीं सरवाइव कर सकते। विसरल ऑर्गन क्या होते हैं, हम इस तरफ नहीं जा रहे क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा था। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ ला रही है, प्रॉब्लम ला रही है फ्री मूवमेंट में। मूवमेंट करना इसके लिए जरा परेशानी का बात। तो ये हमारा एक्सोस्केलेटन की बात थी, एक रीजन छोटा सा आपको हमने एक्डाइसिस के बारे में दे दिया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं जनाब, और बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। एज यूजुअल, एंडो मीन्स आपको मालूम है द स्केलेटन ऑफ एनिमल्स विच लाइज इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। जो स्केलेटन बॉडी के अंदर होगा वो कहलाएगा एंडोस्केलेटन। ठीक है ना।
तो एंडोस्केलेटन हम कहते हैं ऐसे स्केलेटन को जो विद इन बॉडी हमारे पास मौजूद होगा। प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं जनाब, तो इट इज हार्ड, सख्त है, बट लिविंग स्ट्रक्चर, मगर जिंदा है, क्योंकि बॉडी के अंदर है तो लाइफ होनी चाहिए। और सराउंडेड बाय मसल्स, मसल्स के यानी स्केलेटन यानी बोन्स, अगर आप मिसाल ले लें तो बोन्स के पूरे ऊपर कवरिंग जो होगी वो मसल्स की होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज में पहला करेक्टर। सेकेंडली, इसकी जो डेवलपमेंट है वो होती है फ्रॉम मीजोडर्म। मीजो मीन्स क्या होता है जी? मीजो मीन्स होता है दरमियान, डर्म माने क्या होता है? लेयर या झिल्ली। डर्मल है ना, स्किन जैसे होती है। तो हम इसको बहुत डिटेल में अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं मीजोडर्म में, लेकिन हम चैप्टर नंबर 5 में जब डेवलपमेंट की बात करेंगे, और वहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद करना होगा, और उसे कहते हैं चिक, डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू 3 जर्मिनल लेयर। ठीक है, तो वहां पर 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 डर्मल लेयर्स की वहां बात की जाएगी। तो ये लेयर में आपके जो स्केलेटन है और प्लस इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करने के लिए ये लेयर यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करते हैं थर्ड कैरेक्टर या प्रॉपर्टी। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, या हम उन्हें कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ये बोन से बना होता है, दूसरी चीज कार्टिलेज। बोन आपको मालूम है एक हार्ड सब्सटेंस होती है, एक हार्ड बॉडी का हिस्सा होता है, और जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट बोन, हम उसे नाम देते हैं। और उर्दू में अगर बहुत आसान लफ्ज में सुना होगा आपने, चबनी हड्डी, यानी जिस हड्डी को हम चबा सकें। तो ये कान है ना, हमारा कान, ये नाक, ये दोनों पर जो एक्सटर्नल आपको नजर आ रहा है ये आपका कार्टिलेज है। ठीक है, एक्सटर्नली। और ये टिश्यूज हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो ब्लड है हमारा, तो भी एज अ कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है। इसी तरह से बोन्स और कार्टिलेज भी एज अ कनेक्टिव टिश्यूज काम कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोस्टली फाउंड इन वर्टेब्रेट्स। ज्यादातर ये एंडोस्केलेटन वर्टेब्रेट्स में हमें मिलता है, बट ऑल्सो फाउंड इन फ्यू इनवर्टेब्रेट लाइक स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज। फिर आपको याद दिलाएं, आपको याद आए कि ना आए, है ना? कौन याद करना था? स्पंज फर्स्ट ईयर में फाइलम नंबर 1, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था शॉर्ट, और वो था स्पिक्यूल या एक्सोस्केलेटन के बारे में। और वहां पर आपने देखा था स्पिक्यूल्स जो हैं वो हार्ड कैलकेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं विद इन द लेयर, और उनकी डिफरेंट शेप, स्पाइन या ट्रायंगुलर रॉड लाइक वो होती है ना। तो वो हमारे एज अ एंडोस्केलेटन काम कर रहे होते हैं स्पंज में। इसी तरह से हमारा जो इकाइनोडर्मेट में स्टार फिश है, तो स्टार फिश में कैलकेरियस प्लेट्स आपको मिलेंगे। इकाइनोडर्म का मतलब क्या होता है, किसे मालूम है? डर्मेट का मीनिंग हमारे इस वक्त 14 पार्टिसिपेंट्स में से किसी को याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा? मालूम है आपको, ऐसी बात नहीं, पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो काइनो मीन्स होता है स्पाइनी, कांटे वाला। डर्म मीन्स होता है स्किन या लेयर। तो कैसी स्किन हो गई? कांटेदार स्किन हो गई। तो एक तो आपको इसमें स्किन नजर आएगी कांटे वाली, ठीक है, यानी जो अपर लेयर होगी ना वो रफ होगी, स्मूथ नहीं होगी। कांटे मतलब ऐसे नहीं होते कि चुभ जाए, सॉफ्ट होते हैं।
और आपको अगर कभी वही आप ऐसी जगह गए कहीं सी व्यू में या किसी और जगह, और वहां जाकर आपने अगर स्टार फिश आपको मिल गई, तो फिर आप स्टार फिश को लाकर घर में उसको ड्राई कर लें, सुखा लें, ठीक है ना। और उसको इस तरह से ड्राई करें जनाब कि कोई इंसेक्ट वगैरह उस पे हमलावर ना हो, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास जो है वो शायद आपका ठीक तरह से चैट ओपन नहीं हुआ और मुझे ठीक तरह नज़र नहीं आया। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियसली आपने कहे जनाब, वो मैं देख लेता हूँ सर। एक रिपीट कर दी, क्या कर दीजिए, ये मुझे नहीं कहा, रिपीट कर दें क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट कर दूं कौन सा वाला, जो हमने एक डायसिस वाला आपको रीजन दिया था। वाई एग डायसिस, ब्रैकेट में लिखिएगा मॉल्टिंग, मॉल्टिंग हेल्पफुल इन ग्रोथ, हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। वाई एग डायसिस, ब्रैकेट में मॉल्टिंग हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, ये क्वेश्चन था लास्ट वाला। रिपीट कर दिया जी, दूसरों ने भी बोला रिपीट कर दें। ये प्रोसेस नेचुरल होता है या इनकी मर्जी पर डिपेंड होता है? मर्जी इनकी, इस हवाले से बात आप कह सकते, ये बात कर रहे हैं जी। एक सवाल है, बच्चे ने कहा कि सर ये प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस में बात है एगडाइसिस नेचुरल होता है या इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्रोथ दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो आपकी अपनी मर्जी, ज्यादा अच्छा खाना खाया ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो गई, और एक आपकी एज टाइमिंग क्या है, तो आपकी एज टाइमिंग के हिसाब से आपकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। अब ज्यादातर बात जो डिपेंड करती है किस पर, आपके फूड मटेरियल पर। आपका एज तो हो गया 23, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही कमजोर रही, क्योंकि खाना या मेन कंपोनेंट जो आपको रिक्वायर्ड थे वो आपने नहीं लिए, क्लियर। लेकिन यहाँ एनिमल्स जो होगा डेफिनेटली वो अपना खाना पूरा खा रहा होता है। मजे की बात ये आपको बताऊं, जो एनिमल खाना खा रहा है वो पूरा खाना खा रहा है, उसको पूरा खाना खाना, क्योंकि उसको खाना खिलाने वाला कौन है, उसको खाना खिलाने वाला अल्लाह है, रब की जात है। रब ने कहा ना कि जमीन के नीचे रहने वाले को भी मैंने खाना देना मेरा फर्ज है, मेरा जिम्मा है। इंसान बेचारा ये भूल जाता है, और इंसान समझता है कि खाना मुझे कौन खिला रहा है, मैं खुद मेहनत करके कमा के खा रहा हूँ, बस। वो इसीलिए बेचारा कमजोर रह जाता है, और ऑलमोस्ट है भी कमजोर, पहले से ही कमजोर है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये अपनी जो नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है, उसके थ्रू ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान बार बार ये अपने आप को एक्डाइसिस से गुजारते रहते हैं, मॉल्टिंग से गुजारते हैं। अच्छा, ये दोबारा किसी ने कहा सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, मैंने भी क्वेश्चन रिपीट किया है एक्डाइसिस का, दोबारा आपने कहा तो दोबारा कर देता हूँ जी। वाई एक्डाइसिस, वाई एक्डाइसिस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मॉल्टिंग हेल्पफुल इन ग्रोथ, हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन किसी ने कहा था मैरीन वाटर एंड यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये मेरे उस सवाल का जवाब दिया होगा जो मैंने काइनोडर्मेटा का पूछा था, लेकिन काइनोडर्मेटा की मीनिंग ये नहीं थी। काइनोडर्मेटा की मीनिंग ये थी कि स्पाइनी स्किन, ठीक है जी। लास्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन है अभी तक वो है सर, इंसेक्ट में भी एज होती है? डेफिनेटली हर लाइफ की कोई ना कोई साइकिल होती है जी, हम बायो में उसको साइकिल कहते हैं, और हम नॉर्मली उसको एज का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो एज तो होगी होगी,
एज के बगैर या साइकिल के बगैर कोई लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। क्लियर जी? शायद ये क्वेश्चन थे आपके। मुझे नज़र नहीं आया, किसी वजह से मैंने देखा नहीं होगा, शायद मैं आपको बात करने में था मसरूफ। अब हम बात करते हैं जनाब एंडोस्केलेटन की कंपोजिशन की। और यहाँ पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लिख लीजिए, पेज नंबर आपका होगा जनाब 38। ठीक है, 38 पर बोन एंड कार्टिलेज की हेडिंग लगी हुई है। ये मैं क्वेश्चन पहले लिखवा रहा हूँ, अभी बीच में हमने डिस्कस करना है ह्यूमन का स्केलेटन। लेकिन चूंकि यहाँ पे एंडो और एक्सोस्केलेटन की बात हो रही थी, तो एंडो में हमने, एक्सो में हमने उसके सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। तो एंडो में भी अब हम उसके तमाम चीज़ों को, प्रोसीजर्स को देख लेते हैं, और उसके साथ साथ उसकी बात को, कॉम्पोजिशन को भी देख लेते हैं, जो कि आगे है। यानी राइट द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, पेज नंबर 38 पर आप ये क्वेश्चन नोट करें। राइट द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बोन्स क्या चीज है और कार्टिलेज क्या है, इसका डिफरेंस आपको देखना होगा। ठीक है ना? और ये डिफरेंस हमारे लिए यूजुअली आपको 5 ईयर में बहुत नजर आएगा। तो बोन्स एंड कार्टिलेज, डिफरेंस है बिटवीन, फर्स्ट डिफरेंस बोन्स है, इट इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जितने भी हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनकी सबसे ज्यादा हार्ड फॉर्म या रिजिड फॉर्म। ठीक है। कार्टिलेज जो है वो हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है, मगर रिजिड इतना नहीं है जितना बोन रिजिड है। जैसे आपका कान का, मैंने आपसे कहा ना एक्सटर्नल एयर है, तो एक्सटर्नल एयर आपके ज्यादा रिजिड नहीं है, ज्यादा सख्त नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू तो है। सेकंड कैरेक्टर हम बोन्स में देखें तो इट इज फॉर्म्ड बाय ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट हम कहते हैं जो सेल्स बोन फॉर्मेशन करते हैं। इस नाम को कहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने, और आपने फिशेस की टाइप, ऑस्टियोथाइस और कॉन्ट्रोक्थाइस, बोनी मछलियां और कार्टिलेज मछलियां पड़ी थी, वो इसी वजह से उनका नाम दिया था। ठीक है। तो क्योंकि कार्टिलेज फॉर्म करने वाले जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज फॉर्म करते हैं, ऑस्टियोसाइट जो बोन फॉर्म करते हैं। सेलों का डिफरेंस हो गया। अब ये सेल क्या करता है, ये सेल कॉलिगन फाइबर फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद कैल्सिफिकेशन करता है। ये CAL यहाँ पर है, कैल्सिफिकेशन करता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम विद इन द बोन। कैल्शियम को बोन के अंदर डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस है उसे कैल्सिफिकेशन की कहा जाता। कैल्सिफिकेशन कहते हैं जर्नली। ठीक है। और अगर आप बायोलॉजिकल टर्म में बात करेंगे तो उसे कहा जाता है ऑसिफिकेशन। क्लियर है जी बात? तो कैल्शियम हड्डी में डिपॉजिट होगी तो हड्डी सख्त और मजबूत होगी। तो कैल्सिफिकेशन नहीं होगा तो हड्डी तो होगी, मगर वो सख्त और मजबूत नहीं होगी। जिस तरह आप कहते हैं जनाब कि हमारा जो कार्टिलेज है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सेल से निकलने वाला एक मैट्रिक्स मटेरियल होता है। यहाँ पर कॉलिगन फाइबर होता है जो ऑस्टियोसाइट निकालते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है, जो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, मगर उसमें कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाती, कैल्शियम उसमें डिपॉजिट नहीं हो पाती। इसलिए हमारा कार्टिलेज हमारी बोन की तरह हार्ड नहीं हो पाता। ठीक है। लास्ट वन, द प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट टुगेदर मेक बोन्स हार्ड एंड इलास्टिक। तो मिनरल सॉल्ट डिफरेंट टाइप का, फॉस्फेट है, डिफरेंट टाइप के हमारे कैल्शियम के साथ कार्बोनेट्स हैं,
वो मिलकर बोन को हार्ड करते हैं, लेकिन इलास्टिक भी रखते हैं, लचकदार भी होते हैं। क्योंकि अगर बोन प्योरली हार्ड हो जाए तो फिर हमारी बोन टूटने के चांस हर वक्त रहेंगे। ठीक है। जबकि हमारा जो कार्टिलेज होता है वो थिन, पतली और सॉफ्ट होगी, नर्म होगी, क्योंकि इसमें कैल्सिफिकेशन नहीं है, और लचकदार भी होगी। कान को देखिए आप, मोड़ लीजिए उसको। आप तो नहीं मोड़ते होंगे, हो सकता है आपके टीचर्स ने 9 10 में 8 में आपको कान से पकड़ा हो, या अभी भी इस टाइम आपके पेरेंट्स में से कोई कान वान पकड़ते हो आपकी किसी वजह से, वो कान मुड़ जाता है ना, इलास्टिक होता। बोन्स की इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम होती है, मगर इलास्टिक होगी बोन। क्योंकि अगर बोन इलास्टिक ना हो, पूरी प्योर हार्ड हो, तो फिर वो हम ये चलना फिरना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपने कभी शायद सुना हो, अगर आपकी कहीं आस पड़ोस में या मोहल्ले में कहीं आपने सुना हो कि जी एक बच्चा जो है छोटा, कोई 3 साल का, 4 साल का जी, सेकंड फ्लोर से गिर गया या थर्ड फ्लोर से गिर गया, और अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन अगर हम जैसा या आप जैसा एडल्ट बंदा फर्स्ट फ्लोर से गिर जाए, तो यकीनन अगर पाँव के बल गिरेगा तो घुटना और नी, या फिर आपकी एंकल, एड़ी, तो पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। और अल्लाह ना करे सर के बल गिर गया तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। लेकिन वो बच्चा छोटा सा, 3 साल का, 2 साल का, अगर इतनी हाइट से गिरा है तो वो बचना तो पॉसिबल होता है उसके लिए, लेकिन चोट बहुत कम लगती। बेसिक वजह के जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी, हड्डियां हार्ड होती चली जाएंगी, और जब जब वो ग्रोथ की फॉर्मेशन कम होगी तो उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। यानी एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी हड्डियों की इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा है, और हार्डनेस बोन की उतनी कम है। अगर किसी को जिम्नेजियम में आप देख रहे हो एक्सरसाइज करते हुए, या आपने ये जापानीज या चाइनीज या ओलंपिक्स अगर देखे हो, तो उसमें आप देखिए जो ओलंपिक्स में डिफरेंट टाइप की हिर्डल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के, मुझे आइडिया नहीं कि उसे क्या क्या कहते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं उसमें। तो उसमें आप देखिए यंग बिल्कुल 10 8 9 10 11 12 13 साल के बच्चे या बच्चियां अपनी बॉडी को कितनी लचक में मूवमेंट करवा रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, वट एवर, पता नहीं क्या है। ठीक है जी। तो ये बात हमारी हो गई जी डिफरेंस का। और डिफरेंस हमारा, जब कभी कोई सॉफ्ट पेपर बनाने वाला टीचर आपका होगा तो वो एक और डिफरेंस भी आपको दे सकता है। पेज नंबर 36 पर आप लिख लीजिए, और उसे कहते हैं हम राइट द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। क्योंकि ये 9 में भी आपने देखा होगा, तो यहाँ पर कभी जब कोई सॉफ्ट पेपर बनाने वाला टीचर हो, वो जरूर आपको ये बना कर देगा। अब आ जाए जी, हम चलते हैं स्केलेटन, और उसमें है हमारा ह्यूमन का स्केलेटन। एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स एंड इज अबाउट 18% ऑफ द टोटल वेट। तो ये 206 हड्डियां हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं एडल्ट में, और जो कि हमारी बॉडी का 18% तक वेट बनता। ठीक है। जैसे हमारा अगर सपोज हम कहें कि जी 100 किलो वेट है, होगा तो नहीं, मैं आपको वैसी मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें 18 किलो वजन आपकी सिर्फ हड्डियों का है, बोन्स का। हम ह्यूमन की स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा कहलाता है एक्सिल स्केलेटन, और दूसरा हमारा कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सिल स्केलेटन आपका वो है, जैसे गाड़ी या बाइक का आपने सुना होगा ना, एक्सिल होता है, और एक्सिल बेस होती है, कि उस एक्सिल, उस बेस के ऊपर आपकी पूरी स्ट्रक्चर मौजूद है, और उसके साइड में लेटरली उसके पहिए, लिम्स कह लें आप उसको, पाँव कह लें आप उसको, और साथ ही उसके हाथ, या क्या है, स्टेयरिंग है, वो लगा हुआ।
तो लेटरल साइड पर उसकी ये दोनों चीजें भी होंगी। तो एक्सल स्केलेटन हमारा ह्यूमन का मेन स्केलेटन है, और उसके साथ जो मौजूद है वो प्लस सेकंड टाइप, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम ये देख सकते हैं कि उसमें हमारे लिम्स जितने भी हैं दोनों साइड पर, वो लिम्स वहां अटैच होंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं अपने एक्सिल स्केलेटन की तरफ। द पार्ट ऑफ स्केलेटन विच लाइज एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी कॉल्ड एक्सिल स्केलेटन। तो सेंट्रल बॉडी का जो मेन एक्सिस है वो हमारा एक्सिल स्केलेटन कहलाता। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम देखते हैं द पार्ट ऑफ स्केलेटन विच लाइज ऑन टू लेटरल साइड्स ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। तो दोनों साइड्स पर, लेटरल साइड पर हमारे लिम्स मौजूद हैं। वो लिम्स क्या है? वो लिम्स एज अ अपेंडिकुलर स्केलेटन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी डिटेल के साथ एज अ एक्सिल स्केलेटन। और एक्सिल स्केलेटन में हमारे दो हिस्से, यानी दो टाइप की बोन्स हमें नजर आती हैं। नंबर एक हमारा है स्कल। स्कल में इज मेड अप ऑफ क्रैनियम एंड फेशियल बोन। स्कल में हमारे पास एक अदद ब्रेन बॉक्स या क्रैनियम होता है, इसे हम क्रैनियम को ब्रेन बॉक्स कहते हैं। और दूसरी बोन्स हमारी सामने या फेस जो प्रोड्यूस करती है उसे कहा जाता है फेशियल बोन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्कल दो टाइप की पार्टीशन में डिवाइड कर दिया था, क्रैनियम और फेशियल बोन। क्रैनियम में हम देखते हैं तो क्रैनियम इज अ लार्ज ग्लोब्यूलर पार्ट विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्रैनियम को हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स इसीलिए कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है। और ब्रेन बॉक्स में अगर ब्रेन मौजूद है तो उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, ब्रेन नहीं है तो फिर खाली बॉक्स ही रह जाएगा, वो प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। तो ये जो क्रैनियम है ये दरअसल 8 हड्डियों से, 8 बोन से बना है। 4 बोन या 4 बोन्स ऐसी हैं जो अनपेयर्ड हैं, एंड 2 पेयर बोन, और जबकि 2 हैं जो पेयर्ड हैं। 2 पेयर का मतलब है 4, तो 4 ही हो गए, 4 अनपेयर्ड हो गए, 8 बोन आपके पास हो गए। तो उससे आपका मिलकर स्कल फॉर्मेशन हो रही होती है, हड्डियां, क्रैनियम फॉर्म कर रहा था। अब उसमें ब्रेन है कि नहीं ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग उसी क्रैनियम में है या कहीं और। अल्लाह करे वही हो और अच्छी तरह से हो। ठीक है जी। अब इस क्रैनियम में अनपेयर बोन्स हमारी क्या कहलाती हैं? अनपेयर बोन्स ऑफ क्रैनियम आर फ्रंटल, नंबर 1 ऑसिपिटल, नंबर 2 स्फेनोइड, नंबर 3 एथमोइड, नंबर 4। तो ये 4 बोन्स होती हैं जो अनपेयर्ड होती हैं। इनमें अभी हम सेकेंड ईयर में, जब आप कॉलेज में स्टार्ट लेंगे तो सेकेंड ईयर में आप प्रैक्टिकल्स की परफॉर्मेंस जब आप कर रहे होंगे तो आपको वहाँ जो पूरा हमारा फ्रॉक का स्केलेटन है उसको आप डिस्कस करेंगे। उसमें आप देखिएगा कि आपकी जो फ्रॉक का स्कल है उसमें मोर देन 20 आपको बोन्स नजर आएंगी। क्योंकि वो एम्फीबियंस है तो एम्फीबियंस में बोन जो स्केलेटन की है, स्कल की है, वो अभी फ्यूजन नहीं हुआ। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है टूवर्ड्स द मैमल, तो हर चीज अच्छी तरह से डेवलप होती चली जाती है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर भी जब आपकी बोन आ जाती है तो फिर वो अच्छी तरह डेवलप हो जाती है। लाइक एम्फीबियंस में वो बहुत लोएस्ट, तो वहाँ आपको बहुत सारी उसकी स्कल में बोन नजर आएंगी। अनपेयर बोन्स के बाद हम बात करते हैं जी पेयर बोन की। तो हमारे पास क्रैनियम आर पेराइटल एंड टेम्पोरल। पेराइटल और टेम्पोरल ये 2 बोन ऐसी हैं कि 2 ये भी होंगी 2 ये भी हो, 4 बोन्स ही हो जाएंगी। ठीक है जनाब। फेशियल बोन्स जो फेस आपकी बना रही है
वो 14 बोन्स हैं जिनमें मैंडिबल है, मैक्सिला, दो आपके हैं जबड़े जिनको आप कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में जॉ कहते हैं, पैलेटाइन बोन आपका जो फर्श है कैविटी का, सॉरी छत, रूफ ऑफ योर बक्कल कैविटी, जिसको आप तालू शायद उर्दू में कहते हैं, जाइगोमैटिक बोन्स हैं, नेजल बोन्स हैं, लैक्रीमल बोन्स हैं, वूमर, इंफीरियर नेजल बोन्स। तो ये डिफरेंट बोन्स हैं जो मिलकर आपकी फेस को फॉर्म कर रही हैं, फेस को प्रोड्यूस कर रही हैं, और आपकी फेस की एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है। मैंडिबल्स की बात हम करते हैं और आपको एमसीक्यूज आमतौर पे इसमें पूछा जाता है। पेज नंबर 36 में एक्सिल स्केलेटन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका लास्ट वर्ड है डेंटरी। So the tooth-bearing mandibles is the largest and strongest bone of the facial bone and supported by a single bone called dentary. तो एक सिंगल बोन आपका जो अपर जॉ है जिसमें दांत आपके बहुत अच्छी तरह फिक्स होते हैं, तो वो जो बोन है जिसमें दांत आपके फिक्स हैं अपर जॉ में, वो कहलाती है डेंट्री। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं तो ये हमारी पोजीशन है, ये वाले बोन के दांत आपको नजर आ रहे हैं। फिर ये स्कल में आप एथमोइड जो हमारा जो आइस का हल्का है, रिंग है पूरी आई बॉल का, उसके अंदर साइड पर नजर आती है। स्फेनोइड हमारी बिटवीन द फ्रंटल और टेम्पोरल एक छोटा पीस नजर आता है। फ्रंटल माथा बनाने वाली जो बोन है आपकी, ठीक है, वो टेम्पोरल कान की जो स्ट्रक्चर को सेव करती है वो। पेराइटल जो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ऑसिपिटल जो हमारे नीचे वाली नर्व्स हैं जो आमतौर पे ऑसिपिटल के साथ उनका राब्ता होता है, यानी आइस के साथ उनका राब्ता होता है, उसे प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी स्कल था। स्कल किसमें था? स्कल था हमारे एक्सिल स्केलेटन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें मौजूद होता है वर्टेब्रल कॉलम, यानी एक्सिल स्केलेटन हमारा दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक कहलाया स्कल और दूसरा आ गया वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम में हम कहते हैं द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन अ होलो स्पाइन बैकबोन कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट फ्रॉम स्कल टू पेल्विस। तो हमारे स्कल जब एंड होता है तो वहां पर एक कनेक्शन आ जाता है वर्टिब्रीज का, छोटी छोटी बोन के पीस हैं वो मिलकर एक पूरी रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बनाते हैं, और उस बैकबोन के अंदर खाली गैप या एक ग्रूव मौजूद होता है, और उस ग्रूव में आपके स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। उर्दू में इसे वो हराम मगज का नाम भी देते हैं। मैंने इसीलिए आपसे उस वक्त कहा था कुर्बानी के दौरान जब बकरा ईद हमारी आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि उस अपने एनिमल का बहुत अच्छी तरह से कुर्बानी का टाइम ड्यूरेशन में, कुर्बानी जब कर रहे हैं, ज़िबा किया, इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ कहाँ रखे हैं, बोन्स को कैसे निकाला जा रहा है, गोश्त की कटिंग कहाँ कहाँ पर, मसल्स आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं। फिर आपने देखा कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? जो वर्टेब्रल कॉलम है उसको बीच में से काटी जाती है। वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है रिब केज, है ना, उर्दू में कहते हैं चांपें जिसे बनाते हैं, चांप बनाते हैं जी। तो रिब केज में से अगर स्पाइनल कॉर्ड को ना काट के निकाला जाए, वाइट से मटेरियल को, तो आपका पकाने जब आप उसको कुकिंग कर रहे होंगे तो वो आपकी जायका बहुत ज्यादा खराब कर देगा, तो वो जरूरी है। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स विच आर कॉल्ड वर्टिब्री। एक एक पीस को हम वर्टिब्री कहते हैं, और 33 बोन्स हमारे पास होती हैं। सर्वाइकल बोन्स 7 हमारी मौजूद हैं। गर्दन की जो बोन है ना हमारी, यानी जैसे ही स्कल खत्म हुआ वहां से शुरू होकर गर्दन, तो उसमें 7 बोन्स मौजूद है जिनको हम सर्वाइकल वर्टेब्री कहते हैं। होता है कभी कभी आप कहते हैं जी सर्वाइकल हमारा दर्द कर रहा है या सर्वाइकल में
खिंचाव आ गया तो वो कॉलर लगाना पड़ जाता। थोरेसिक जो सर्वाइकल के बाद हमारा चेस्ट कैविटी का हिस्सा, अपर पोर्शन है, वो थोरेसिक कैविटी भी कहलाती है। फिर उसके बाद लोअर एब्डोमिनल की तरफ चले जाएं तो वो लंबर, उसमें 5 वर्टेब्री होते हैं। और फिर बिल्कुल लोएस्ट पार्ट एंड में चले जाएं तो वहाँ पेल्विक गर्डल है। उस पेल्विक गर्डल में जो बोन्स हमारी आकर वर्टेब्रल कॉलम अटैच हो रही हैं वो 9 बोन्स हैं। तो इस तरह से ये बोन्स हमारी बनाती हैं हमारे पूरे वर्टेब्रल कॉलम को। वर्टेब्रल कॉलम के साथ एक रिब केज बनता है। तो वर्टेब्रल कॉलम के साथ हमारी बोन्स अटैच होती हैं और वो हमारी कहलाती हैं रिब केज। ये 12 पेयर हैं जो हमारे एलोंगेटेड, फ्लैटन, सेमी सर्कुलर बोन, ये वो हैं जिनको हम चापें कहते हैं। चाप बनाते हैं ना, तो आप देखिएगा उसमें से जो हड्डी निकलती है फ्लैटेड होगी, और अगर पूरी चाप आपने देखी तो वो सेमी सर्कल यानी हाफ गोलाई में होगी। तो वो 12 पेयर हैं। 12 पेयर में से 10 पेयर जो होते हैं वो हमारी वर्टेब्रल, सॉरी, 12 के 12 पेयर बैक साइड से वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन अगली जानिब हमारे एक बोन मौजूद होती है, सीने की हड्डी, हम उसे कहते हैं स्टर्नम। द फ्लैट बोन विच फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ द बोनी वॉल ऑफ द थोरैक्स, सीने की हड्डी का बोनी वॉल बनाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, सीने की हड्डी हम इसे कहते हैं। आपको याद हो जब आप चिकन की बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, आमतौर पे यूजुअली बच्चे चिकन ही उनको पसंद आता है, तो चिकन में जब आप चेस्ट का कुछ भी वैरायटी में खा रहे हो तो उसमें एक वाइट सी बोन आपको नज़र आती है, और वो बोन कार्टिलेज होती है और स्टर्नम कहलाती है। स्टर्नम भी वो कील लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और कील लाइक स्ट्रक्चर स्टर्नम हमें पता है, याद है कि हमारी बर्ड्स की एक खास करेक्टर था, याद है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, राइट, द डिफरेंस बिटवीन रनिंग बर्ड्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स। तो स्टर्नम किस में कील की तरह होता है, फ्लाइंग में या रनिंग में? पार्टिसिपेंट हमारे चलते चलते गायब हो जाते हैं, और उसके बाद जो बचे होते हैं बेचारे, वो भी बड़ी मुश्किलों से सोच समझ कर बात कर रहे होते हैं, आंसर दे ही नहीं रहे होते हैं जी। क्या बात है। तो हमारे जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनकी स्टर्नम कील लाइक यानी नोकीली होती है, और वो उनको फ्लाई करने में मदद देती है। तो ये स्टर्नम पर आकर 10 पेयर ऑफ द रिब जो हैं वो तो अटैच हो जाते हैं, लेकिन जो 2 पेयर हैं वो अटैच नहीं होते, इसीलिए हम उसको फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं, तैरने वाली रिब। उसकी बेसिक वजह ये है कि ताकि वो आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी का फूलना या स्ट्रेच होना है उसके ज्यादा से ज्यादा उसमें गैप बन सके जब भी जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई जनाब। आपके पास द रिब केज इनक्लोज चेस्ट कैविटी, प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो क्या करती है, किस काम आती है, कि हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट कर ले। ये हमारे पास है सर्वाइकल वर्टिब्री, आपके साथ देख सकते हैं गर्दन के वर्टिब्री हमारे पास। फिर हमारे थोरैसिक वर्टिब्री जो हमारे थोरैसिक हैं यहाँ तक, और फिर हमारे लोअर एब्डोमेन, लंबर, और फिर हमारा बिल्कुल एंड वाला पोर्शन जिसमें सैक्रम, और ये पेल्विक गर्डल है पूरा। इसमें ये कॉकेक्स है। कॉकेक्स एक्चुअली हमारी बोन कहलाती है, टेल बोन। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज के लिए ख़त्म। कोई बात अगर आपकी है तो ज़रा पूछ लीजिए, तो अच्छा लगेगा कि आपने कुछ पूछ लिया। अगले 1-2 मिनट हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन, तो आप उसको मुझे राइट कीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँ। अच्छा जी, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास आए। एक तो आपने पहला क्वेश्चन, वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया, रनिंग बर्ड्स। तो रनिंग नहीं बेटा, फ्लाइंग बर्ड्स में
कील लाइक स्टर्नम होती है ताकि वो एयर को डिस्पर्स करे और फ्लाई करने में आसानी पैदा करे। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा सर बोन सॉइल में एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती? ये बिल्कुल हो जाती हैं मसल्स की तरह। मसल्स की तरह नहीं हो सकती क्योंकि मसल्स में जो है कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफाई नहीं है, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं है, और मसल्स में हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन जो कैल्सिफिकेशन है वो हमारे इस बोन को काफ़ी अरसे तक सर्वाइव करवाती है इन विद इन सॉइल। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी, एक क्वेश्चन और है सर, होल रिब केज एक ही बोन में काउंट होता है या उसके अंदर भी बोन्स होते हैं? ये होल रिब केज है ना बेटा, रिब केज में 12 पेयर तो रिब के हो गए और एक अकेली स्टर्नम हो गई। 12-12 का मतलब वो 24 हो गए ना, 24 बोन हो गई रिब की, और एक हो गई 25 नहीं 25 तो हो गई हमारी स्टर्नम। तो ये मिलकर रिब केज फॉर्म करेंगे। ठीक है। एक ही काउंट नहीं होगा क्योंकि ये बोन्स अलग अलग हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं। आपने वो पसलियां तो निकाली है ना, यानी कि वो उर्दू में क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं भाई, अभी मैंने कहा भी तो था, चांपें, चांप बनाना, तो वो अलग अलग होती है बिल्कुल। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे और आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।